Hello everyone, I am Rahul from Sun Valley School. Student, in this learning session, we are going to discuss some important math question of GNB entrance examination of 2018. यानी जो 2018 का जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर था, उसी पेपर का हमने यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन टेक आउट किया है. उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके आज इस क्लास में हम क्लियर करेंगे. बिकॉज आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जीएनबी एंट्रेंस का, मीन्स जवाहर नवोदय विद्यालय का अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो उसमें ये आपका हेल्पफुल हो सकता है. क्यों? बिकॉज इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं. तो स्टूडेंट, विदाउट इधर उधर जाए, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे. चलिए तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यहां से हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया नंबरिंग में, यदि 23,200 को 145 से भाग दिया जाता है तो 160 आता है. तो सेम एज करें 232 को 1.45 भाग देने पर किसके बराबर होगा? यानी 232 को अगर 1.45 से भाग दिया जाता है तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये जानने के लिए हम करेंगे इस क्वेश्चन को. चलिए, आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 23,200 भागे 145. ठीक है, भागे 145 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बटे में 145 बराबर जो है वो 160 के. ठीक है, अब इन्होंने कहा अगर 232 भागे 1.45 हो तो ऐसे में आप क्या राइट करेंगे? क्या आंसर हो सकता है? तो ऐसे में क्या आंसर आएगा ये जानने के लिए आप क्या करोगे? इस दशमलव को यहां से हटाइए. 232 यहां हम ऑलरेडी आपका ही, अगर 2 के बाद यहाँ जो दशमलव लगा है इसको हटाते हैं तो ऊपर आपका 00 बढ़ जाएगा. सही सही है, इतनी बातें तो क्लियर है. तो अब 23,200 बटे में 145, सर यही तो है. ऑलरेडी ये सेम थिंग्स तो है, सेम टर्म्स सेम थिंग्स, इट मींस आंसर भी सेम. क्या होगा? 160 ही होगा. आंसर भी क्या आएगा? 160. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो सिंपल सा था, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 52. 84% बराबर है. भाई प्रतिशत है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, यानी कि भिन्न रूप में बदलना है तो 84%, और प्रतिशत को अगर भिन्न रूप में लाना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं. कहने का मतलब 84 बटे 100 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 84 बटे 100. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते तो यहाँ से 42 गुना 84 होता है और 50 गुना 100 होता है. क्या कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है, सो इसी को हम टिक कर देंगे. 42 बटे 50. इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था, लेकिन हमारा आंसर मैच कर रहा है तो हमें सिंप्लीफाई करने की अब जरूरत नहीं है. आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन थे. अगर इस कंसंट्रेशन से जिस भी स्टूडेंट ने किया होगा, ऑलरेडी मुझे लग रहा है इसके ऑल क्वेश्चंस को उसने कंप्लीट किया होगा, क्रैक कर दिया गया होगा, है ना, उसके द्वारा. चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की. इन्होंने कहा एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा. उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए और खर्च कर दिए. भाई लागत 18,200 रुपए में खरीदा ही था, 1,800 रुपए उसको खर्च कर देना पड़ा उसकी मरम्मत में, बनवाने में, है ना. तो भाई इसको महंगा पड़ गया. चलो, वह इसको कितने में बेचे कि इसको रुपए 3,000 का लाभ हो. बेचने की बात सोच रहा है तो ठीक है, 3,000 का लाभ चाहिए. सीपी, टोटल सीपी की बात कर लो, यानी कितना कुल लागत उसका लगा. लागत की बात करेंगे तो 18,200 रुपए में तो खरीद कर ही लाया था, 1,800 रुपए इसको बनवाने में दे दिया, तो कुल मिला के इसका जो लागत आया 19,000 के बराबर आ गया. लागत किसके? 19,000 के. इसको जो प्रॉफिट चाहिए यानी लाभ चाहिए वही 30
3000 का, तो 3000 लाभ चाहिए। ठीक है, जोड़ दो इसी में और क्या। तो इसका एसपी यानी कि इसको जो सेल होगा, इसका सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा, 19,000 में 3000 और जुड़ जाएगा। कहने का मतलब 22,000 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा आंसर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या तुम ऑप्शन ही नहीं मैच रहा है? 1800 रुपये इसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, 22,000 नहीं मैच कर रहा है ना भाई। 1800 और 18,200, 19,000 नहीं होगा, थोड़ा सा एडिशन प्रॉब्लम हुआ था, जोड़ने में दिक्कत हुई थी, हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है। ये होगा एग्जैक्टली 20,000, मैंने डायरेक्ट ऐड किया था इसीलिए वजह से प्रॉब्लम हुई थी 20,000। तो कहने का मतलब भाई 18,200 प्लस 1800, कहने का मतलब ये 20,000 हो गया, 3,000 और जुड़ जाएगा 20,000 में, और क्या, बस बात इतनी सी है। तो आंसर आ जाएगा 23,000। क्या कोई ऑप्शन अभी मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो इस तरह से ये भी क्लियर कर लिया गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो है क्या भाई, इसमें करना क्या था, पहले मैं ये आपका एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। 18,200 इसको खरीदने में लगा, 1800 रुपये और लगा दिया लागत, यानी कुल लागत 20,000 हो गई। तो इसमें 3,000 और चाहिए इसको लाभ, तो जोड़ दो इसमें, इस तरह से विक्रय मूल्य 23,000 हो जाएगा, 20 + 3। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। इन्होंने कहा भाई 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है, हमें नहीं पता तो भाग दे लो, क्या करना है इसमें, भाग ही तो देकर पता कर लो ना, जल्दी से भाग दे दो। चलो 76,076, ज्यादा सोचना नहीं है हमें, 76,076, हाँ 13 चौका 52, 13 पचे 65, भाई 6 बार जा नहीं सकते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से जाएगा 1, यहाँ से 1 0 आ जाएगा, कुल मिला के 110 हो गया। चलो भाई 110, 13 8 104 होता है, जल्दी से 104 यहाँ लिखकर 6 लिख देंगे भाई, 6 आ जाएगा यहाँ से। चलो 7 को उसको भी कॉपी कर लो, तो यहाँ से आपका आएगा क्या, 67, 13 पचे 65, 13 पचे 65, फिर यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2, 26, 13 दूना 26। कहने का मतलब भागफल जो आपका आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5,852। क्या हो जाएगा, अगर हम 76,076 को 13 से भाग देते हैं तो भागफल क्या हो जाएगा, 5,852। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 54 मैंने नहीं ध्यान दिया, 55 क्लियर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, अब हम 54 कर लेते हैं। ओके, इन्होंने कहा कि भाई 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पे 4130 हो जाएगी। भाई ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, तो करना क्या था इसमें, प्रिंसिपल क्लियर है, जो जो चीजें क्लियर है आप राइट कर लो ऐसे। सर प्रिंसिपल इसमें दिया गया 3500 रुपये, अमाउंट मतलब जिसे आप मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन दिया गया है, कितना हो जाएगा लास्ट में 4,130, जो टोटल होता है वही मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट 4,130 रुपये। इन्होंने कहा 6% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है सर, टाइम ही तो निकालना है। क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। चलो टाइम ही तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब हम बात करें तो टाइम निकालना ऐसे में, देखिए आपने जाना है, पहले एसआई की बात कर लो, यानी साधारण ब्याज उसने दिया कितना, कितना ब्याज उसने दिया, तो इसके लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज निकल जाएगा आपका 4,130 में से 3500 घटा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा 600
30 कितना भाई 630 रुपया इसने ब्याज के रूप में एज अ सिंपल इंटरेस्ट पे किया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ब्याज निकल गया। सर ब्याज का जो फार्मूला होता है वैसे जनरली जो मेन फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। आर इसमें स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, PRT डिवाइड बाई 100। अब अगर यहां से हम टाइम के लिए फार्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं तो SI इंटू 100 डिवाइड बाई PR डिवाइड बाई P इंटू आर। चलो रख दो सारी वैल्यू को, इसमें सारी चीजें क्लियर किया आपने। SI कितना आया था आपका 630 गुणे 100, प्रिंसिपल इनका था 3500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका दिया गया था 6% पर एनम। तो इस तरह से चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। तो 0000 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, 6 5 जा 30 यानी 105 डिवाइड बाई 35। चलो काट देते हैं, थोड़ा एक बार और लिख लो। इस तरह से 105/35 और आंसर आ जाता है 35 एकम 35, 35 या 105 यानी लगेंगे कितना 3 ईयर, 3 साल 3 वर्ष। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड मैच कर रहा है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। बात क्लियर? ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन्होंने कहा भाई 5500, सॉरी यहाँ पे क्या किया गया, एक बार मैं फिर से ओरली आपको बता दे रहा हूँ। 3500 रुपये इसका मूलधन दिया गया था, 6% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यानी दर ब्याज की, और 4130 से मिश्र धन यानी कि आपका अमाउंट दिया गया था। हमने पहले निकाल लिया इसके हिसाब से, क्योंकि आपका मिश्र धन और मूलधन पता है तो हमने निकाल लिया कितना ब्याज के रूप में उसने दिया। तो ब्याज के रूप में 4130 में से 3500 घटा देते हैं 630, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो गया। टाइम निकालना था तो जनरल सा फार्मूला टाइम के लिए क्या होता है, वही फार्मूला SI इंटू 100 इंटू सॉरी डिवाइड बाई P इंटू आर। भाई रट लो, रटने की जरूरत नहीं है, याद कर लो एक बार, छोटा सा फार्मूला है वही जनरल सा SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, बस उसी का यूज किया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 मैंने अभी इससे पहले ही क्लियर कर दिया था, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इन्होंने कहा 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या A है, या 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या A क्या है? भाई उभयनिष्ठ 9 और 7 का सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज 9 और 7 ये दो संख्याएं हैं। भाई इनका सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज अगर बात कर ले तो 9 और 7 का सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणज हो जाएगा 63, 9 7 63। क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर है, कैमलर से है, आभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका प्रोडक्ट यानी इनका गुणनफल इनका सबसे पहला कॉमन गुणज होगा, उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, 63 हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि 63 1200 और 1300 के बीच में वो कौन सी संख्या जो 63 से विभाजित होगी? तो हमें नहीं पता, 63 से हम 1300 को भाग दे देते हैं, 1300 को भाग दे देते हैं 63 को, अभी पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ ना कैसे हो जाएगा। भाई 63 से 1300 को भाग दोगे तो 2 बार जाएंगे, 126 आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा 40। सब अब तो डिवाइड ही नहीं कर सकते क्या? अब तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, बहुत करेंगे 0 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 0 बार, तो 0 0। इस तरह से यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 40 आएगा, 40 आएगा आपका शेषफल। कहने का मतलब अगर यही 40 ज्यादा ना होता इसमें तो ये 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो 40 इसमें से घटा दो भाई, तो अतः 63 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी, होने वाली लिख दिया ना, होने वाली, भाई होने वाली संख्या 1200 और 1300 के बीच में क्या हो जाएगी? 1300 में से
40 घटा देंगे तो आ जाएगा 1260। यही वो संख्या है जो 1200 और 1300 के बीच में है, 63 से, यानी 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज से पूर्णतः विभाजित है। तो कहने का मतलब इसके बीच में क्या होगा, 1260, जो 9 और 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज है। गुणज मतलब क्या होता है, मल्टीपल, जो दोनों से सब कटेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट बात, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये रीजनिंग का प्रॉब्लम है, चलिए देख लेते हैं इसको। इसने उन्होंने कहा 57 की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि भाई श्रेणी दिया गया है 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या होगी, रिलेशन चेक करना है। बहुत ही इजी है। 9 + 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25। बात समझ में आ गई? चलिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। 9 जो सीरीज के नंबर्स दिए गए हैं वो क्या क्या है, वो इस तरह दिए गए हैं। 9, 13, बहुत समझ गए होंगे आप लोग। 9, 13, 17, फिर 21, फिर 25, फिर क्या होगा, 9 + 4 13, 4 17, 4 21, 4 25 और 4 29। सर 29 होगा अगला नंबर। कौन सा नंबर होगा, 29। इससे इजी तो नहीं हो सकता कुछ। तो कौन सी संख्या होगी, 29। कौन ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, थर्ड नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 58। इसमें इन्होंने क्या कहा, निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो इसको तो आइए संख्याएं देखते हैं पहले। 40 तथा 50, चलो एक 1 बाय 1 करके वेरीफाई करते हैं। 40 और 50 के बीच में क्या एक ही अभाज्य संख्या होती है, एक ही प्राइम नंबर होता है? ये जानने के लिए हमें इनके प्राइम नंबर्स को इनके बीच के चेक करना होगा। 40 के बाद आता है सर 41, ये भी एक प्राइम नंबर है। इसमें 43 आता है, ये भी एक प्राइम नंबर। तो सर एक से ज्यादा ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं करना है। 60 तथा 70, 60 और 70 की बात कर लो, तो सबसे पहला नंबर जो इसमें 61 ही है, तो ये हो गया। और इसमें एक और नंबर होता है 67, ये भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये भी इसमें भी 2 आ गए, तो इसमें भी नहीं करेंगे बात, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड 80 तथा 90, क्या कोई इसमें है, देखना होगा। 80 और 90 के बीच में अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 81 नहीं होता, ध्यान देना बेटा। 81 तो आपका 3 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, तो ये तो भाज्य संख्या है। 82 हाँ होता है। 83 ये नहीं होता, 83 तो अभाज्य संख्या है। और 84 भाज्य है, 85 भाज्य है, 86 भाज्य है, मतलब कटने वाली संख्या है। 87 बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा, किससे कटेगा, 87 3 से कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 8 7 15 आता है, तो 3 से तो कटेगा सर। और किसी से कटे चाहे ना कटे, लेकिन 3 से तो कटेगा। चलो, तो इसका मतलब इसमें एक और संख्या आ गई 70। नहीं आई। लेकिन हाँ सर, इसमें एक संख्या होती है 89, उसकी बात कर लो, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। 83 और 89, तो इसमें भी तो नहीं आ रहा है। चलो कुछ है क्या, देख लेते हैं। दूसरी बात कर लो, ये तो गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे नहीं है, इसको टिक करेंगे। 90 और 100, सर इसके बीच में अगर प्राइम नंबर सर्च करना है तो हम लिखेंगे कौन कौन सा नंबर। 91 नहीं होता, 92 भाज्य है, 93 सर भाज्य है, 94 भाज्य है, 95 भाज्य, 96 भाज्य, 97 हाँ 97 भाज्य है। क्या है, कैसे, 19 3 97, 19 से कटता है, 3 से भी कटेगा, 19 या 57 होता है, 97। ये तो गड़बड़ बात कर रहा था ना, 97 ही है वो संख्या। कौन सी, 97 में 97 19 दिया कर रहा था ना। ये एक संख्या 97 है जो अभाज्य है, और किसके किसके बीच में है, 90 और 100। इसके बाद 98 भी भाज्य है, 99 भी भाज्य, 100 तो भाज्य ही है, कुछ बात ही नहीं करना। कहने का मतलब इसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसी संख्या है
मतलब कौन सा ऐसा संख्याओं का जो समूह होगा जिसमें एक ही अभाज्य संख्या आती है, तो 90 से 100। कौन सी? 90 से 100। ऑप्शन नंबर कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाता है? ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की। क्वेश्चन नंबर 59। इन्होंने कहा 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.77। चलो इसको हम करके देख लेते हैं। क्या करेंगे? करके देखेंगे, जोड़ कर देखेंगे भाई। बिना जोड़े हम थोड़ी ना बता देंगे, हम भी जोड़ कर बता देंगे। कितना? 7.7। इसको हम क्या करते हैं, कॉलम मेथड में ऐड कर देते हैं स्तंभ विधि से। 7.77 और 7.77, 3 बार 7 आ रहा है इसके साथ। फिर उसके बाद 7.777 4 बार आ रहा है। चलो एक काम करो, सबको समान दशमलव भिन्न में बदल दो। समान दशमलव भिन्न का लाइक डेसिमल के फॉर्म में। भाई अंकों की संख्या समान कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, अंकों की संख्या समान कर देते हैं जीरो बढ़ाकर। जीरो को बढ़ाने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ ये समान दशमलव भिन्न में बदल जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऐड। 7 7 14 के 4, भाई 14 के 4 हो गया 21, 1 22 के 2 और 28 और 2 30 के 0 और 28 और 3 31। कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 31.0247। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसको टिक कर दिया जाएगा। सिंपल सा एडिशन था, आपने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन्होंने कहा एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणे 80 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर है, कि चारों ओर 3 बार बार लगाने में कितना तार लगेगा? भाई 3 बार बार लगाना है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ये निकालेंगे कि एक बार अगर बार लगाया जाता है तो कितना लंबाई का तार यूज किया जाएगा, यही तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 बार का निकाल लेंगे 3 से गुणा करके। ये एक आयताकार भूखंड है, मान लेते हैं, जिसकी इन्होंने लंबाई और चौड़ाई क्लियर किया है 100 मीटर और 80 मीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। अगर आप जानते हो इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, इसका मतलब इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। अगर इसके चारों तरफ हम बाड़ लगा दे, यानी इसको चारों तरफ से घेरा जाना है, तो क्या निकालना है, इसकी परिधि को कंप्लीट कर रहे हैं। परिधि मतलब इसका परिमाप। और जो रेक्टेंगल होता है, यानी कि जो आयत होता है, उसका परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फार्मूला होता है। चलिए इसमें अब हम लंबाई और चौड़ाई को रख देते हैं, और 100 और 80, 180 दुना 360 मीटर। यानी कहने का मतलब इसका पूरा परिमाप, यानी एक बार में अगर तार लपेटा जाएगा तो 360 मीटर तार लगेगा। लेकिन हमें ये ना बताकर ये था, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने पर, चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने पे कितना तार लगेगा। अतः 3 बार लगाने के लिए 360 गुणे 3 कर देंगे, 36 या 108 होता है, कुल मिला के 1080 मीटर हो जाएगा। कोई ऑप्शन, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एग्जैक्टली मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। यस स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। भाई वह पैदल कितना चला?
कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। कैसे? इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 47 सही 1/2। अब वो हम निकाल लेंगे जो उसने डिफरेंट मीडियन का यूज करते हुए, डिफरेंट मोड का यूज करते हुए किस तरह से वो अलग अलग जो डिस्टेंसेस कवर किया है उसको इस टोटल डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि शेष पैदल दूरी वो कितना चला है। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम करके दिखाते हैं इसको। भाई कुल दूरी पहले बाद में अलग अलग, भाई स्कूटर से कितना चला, स्कूटर से बात कर लो केवल, स्कूटर से चला है वो 29 सही 1/3, या इसको मिक्स फ्रैक्शन से कहने वाला सम्मिश्र भिन्न से हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 29 दिया कितना 87, 1/88/3। ओह ये आ गया। चलो कितना किलोमीटर, 88/3 किलोमीटर। उसके आगे उसने किया कितना कवर, उसके बाद 8 से ही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, बाइसिकल के द्वारा, बाईसाइकिल होता है ना बाइसिकल, चलो ठीक है बाईसाइकिल, ठीक है बाइसिकल के द्वारा उसने 29 सही नहीं 8 सही 5/6 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ठीक है, इस 8 सही 5/6 किलोमीटर की दूरी को आप दिखाओगे 8 6 48 और 5 53/6 किलोमीटर। अगर स्कूटर और बाइसिकल की बात कर लो कितना चल दिया स्कूटर प्लस बाइसिकल से, चलो हो गया ये बाइसिकल, तो दोनों जोड़ लो, जोड़ने का मतलब 88/3 धन 53/6। अब क्या आएगा जोड़ने पर, यहां से इसका लघुत्तम 6 आएगा, 3 से भाग देंगे, 88 गुना 176 और प्लस 53 हो जाएगा। कुल मिलाकर 6 3 9 और 17 5 22 229/6। चलो ऐसे रहने दो भी किलोमीटर, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस उसने बाइसिकल और स्कूटर के द्वारा तय किया। अब शेष दूरी यानी लेफ्ट डिस्टेंस की बात कर लो भाई, लेफ्ट डिस्टेंस इन्होंने क्या किया, लेफ्ट डिस्टेंस की बात कर लो, यानी बची हुई दूरी, दैट ही वॉक्स मीन्स वो जो पैदल चला, भाई पैदल कितना चला है ये जानने के लिए क्या करोगे भाई, इंग्लिश में बता देते हैं, कुछ हमारे अंग्रेज होंगे ना भाई। चलो लेफ्ट डिस्टेंस दैट ही वॉक्स, तो यानी कितना वो चला, तो इसके लिए बची हुई दूरी यानी कुल दूरी कितना चलना था 47 सही 1/, यहां दिखाया गया 47 सही 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। ठीक है, तो 47 सही 1/2 में से ये घटा देना 229/6। 47 गुना कितना होता है भाई, 47 गुना 94 और 1 95/2 माइनस का 229/6। हाँ तो भाग देने पर 6 इसका लघुत्तम 2 से 3 बार जाएंगे और 95 तिया कितना होता है, अगर 100 का गुणा करते 300 तो 300 हो जाता और 15 कम तो 285 माइनस का 229 बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 और 28 में से 27 में से 22 जाएगा 5, 56/6 और 6 से 56 को भाग देंगे तो कितना बार जाएंगे भाई, 6 9 54 होता है और यहाँ से 2/3। कुल मिला के इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6 9 सही, सॉरी कितनी बार गया था ये, हाँ 9 सही 1/3 किलोमीटर। ये वो दूरी आ गई जो उसने पैदल तय किया, वो दूरी आ गई जो उसने पैदल तय किया। बात क्लियर, समझ में आ गई? ओके, ऑप्शन की बात करेंगे, चलिए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है कि नहीं। यहां दिया गया है ये ऑप्शन आपका, चलो कोई विकल्प मैच किया कि नहीं भाई, हमारा देख पा रहे हैं हम लोग, आपका 9 सही 2/3, 9 सही 2/3 या 1/3 था, 1/3 था। आंसर आपका कितना था 1/3 था, तो ये
ऑप्शन नंबर थर्ड मैच करता है एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया क्या गया है, 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं, कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे? बात बहुत इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, है ना। हमारे पास तो अभी तो टाइम है सीखने के लिए, इसलिए बहुत धीरे धीरे करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते हुए चीजों को। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में कर पूरा कर सकते हैं। भाई 12 पुरुष लगा दो या 15 औरतें लगा दो, कहने का मतलब 12 पुरुष जो हैं, ये क्वेश्चन इस तरह है, मैं बता देता हूं, पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कहा उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं, तब आप लोग सीखेंगे, सही से जानेंगे, है ना। तो चलिए, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका यूज करें। 12 पुरुष जो हैं, पुरुष ही लिख देते हैं, क्यों कंफ्यूज ना हो भाई, पुरुष है वो कितने के बराबर? 15 औरतों के ही बराबर हो गए। औरतों या औरतें, ठीक है, बात एक ही है, औरतें होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। कितने दिन में करते हैं? अब 12 पुरुष या 15 औरतें लगा दो तो 21 दिन में काम खत्म, ठीक है। यानी अगर 12 पुरुष, मान लीजिए पुरुष ही का बात कर ले, 12 पुरुष काम को करते हैं, काम को करते भाई कितने करते हैं? बराबर 21 दिन में। कितने दिन में? 21 दिन में। 12 पुरुष 21 दिन में करेंगे तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? जो एक पुरुष है वो उस 12 गुना दिन लग जाएगा उसका, क्योंकि 12 लोग जब 21 दिन लगाते हैं तब अगर एक ही पुरुष उस काम को करेगा तो 12 गुना ज्यादा समय हो जाएगा, यानी 21 गुणे 12 क्या आ जाएगा? 21 गुणे 12, कहने का मतलब ये हो जाएगा एक पुरुष इतने दिन में काम कर पाएगा। 21 गुणे 12 दिन में एक पुरुष उसी काम को, है ना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 6 पुरुष तथा 10 औरतें अगर आ गई तो एक चीज और, अगर हम औरतों की बात कर लें, 15 औरतें भाई थी 12 पुरुष के, तो एक औरत किसके बराबर? 12/15 के, ये पुरुष हो गए, ये औरतें हो गई औरत, ठीक है। एक पुरुष जो है वो एक औरत 12/15 पुरुष के बराबर है। चलो अब कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं? 6 पुरुष, 6 पुरुष प्लस 10 महिलाएं और आ गई, मतलब औरतें 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो एक कितने दिन में करता हमें ये पता है, तो इतने जितने भी होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे उतने काम को, पूरे काम को, जितने भी यहाँ पे आएंगे। चलो पहले देख लेते कितने लोग आएंगे। तो 6 तो पुरुष ही है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं को पुरुष में चेंज करना है तो 10 गुणे 12/15, एक औरत बराबर होते हैं 12/15, तो यानी 10 महिलाएं हैं तो कितने पुरुष हो जाएंगे? 12/15। सही है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे? 5 से काट दे 2 और 5 के 15, कुल मिला के 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 और 8 14 पुरुष कितने के बराबर हो गए? 14 पुरुष। अब 14 पुरुष उसी काम को करेंगे, कितने दिनों में कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको करना क्या है, कुल काम कितना था, कुल एक आदमी एक पुरुष करता है बराबर 21 गुणे 12 दिन में, तो 14 पुरुष करेंगे, 14 पुरुष करेंगे, उसी काम को 14 लोगों में बांट दिया जाएगा, उतने दिन लगेंगे। तो 21 गुणे 12 बटे में 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 2 एकम 2, 2 छक 12, कुल मिला के 6 त्रिक 18 दिन लग जाएंगे।
अगर वही काम, बात समझ में आ गई होगी, वही काम 6 पुरुष और 10 महिलाएं करेंगी तो कुल वो काम 18 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले 21 दिन लगते थे। करना क्या था, कन्वर्जन यहाँ पे पुरुष और औरतों को हमने बराबर किया तो हमने देखा एक औरत पुरुष के कितने बराबर होती है। तो यहाँ से अगर 15 औरतें 12 पुरुष के बराबर हैं तो इसका मतलब एक औरत 12/15 पुरुष के बराबर। एक औरत 12 पुरुष काम को करते हैं 21 दिन में, चाहे 12 पुरुष लगा दीजिए चाहे 15 औरतें, तो एक पुरुष उस काम को करेगा 21 × 12 दिन में। बात समझ में आ गई भाई, 12 गुना समय लग जाएगा उसको, अकेले करेगा तो। अब 6 पुरुष और 10 महिलाएं, तो महिलाओं को हमने पुरुष में बदल दिया और पुरुष में बदलने के बाद 4 दूनी 8 पुरुष और आगे 10 महिलाएं 8 पुरुष के बराबर हैं। तो इस तरह से 6 और 8 14 पुरुष, 14 पुरुष काम को करेंगे 21 × 12/14 यानी कि 18 दिन। बात समझ में आ गई? ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने इससे पहले आप लोगों का 63 कंप्लीट किया, नहीं 62 कंप्लीट किया। अब बात कर लो 63 की, इसको बात करेंगे। एक मछली, तो ऑप्शन कौन सा इसमें मैच कर रहा था? सेकंड। ये तो हमने टिक नहीं किया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यानी ये टैंक जो है घनाभाकार है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो कहने का मतलब ये घनाभाकार है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? अगर ये इसमें 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा गया है, तो इसे पूरा भरने के लिए कितना और लीटर पानी डालना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो चलो पहले इसकी होल्डिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टोटल कितना इसका धारिता है ये निकाल लो, यानी कितना आ सकता है इसमें, कितना लीटर पानी। तो ये जानने के लिए इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है, इसकी टैंक की बात कर रहे हैं हम 40 सेंटीमीटर। चलो बेटा ठीक। चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितना 60 सेंटीमीटर, यानी विड्थ 60 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई दी गई है 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आयतन की बात कर लो, होल्डिंग कैपेसिटी, धारिता, ठीक है। आयतन जो होता है LBH, यही तो होता है, हम निकाल लेंगे यहां से 40 × 60 × 50। चलो गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर चीजें क्या आएंगी? यहां से 4 × 6 = 24, 5 × 120, कहने का मतलब बराबर 120। तो ये आएगा 1 2 3 जीरो और इसके साइड आ जाएंगे और 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट तो सेंटीमीटर यूज किया है। इतनी धारिता आ गई। धारिता तो सेंटीमीटर क्यूब में है, बट लीटर में कन्वर्ट करना है। एक चीज बता दूं बेटा, जब अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1/1000 लीटर होता है, ये ध्यान देना। अगर बिकॉज 1 मीटर क्यूब = होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब की अगर कोई कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर के बराबर होती है अप्रॉक्स। ओके, तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 जीरो गुणे 1/1000 लीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में। किसमें आ गया? लीटर। अब करना क्या, सिंपल सी बात, 3 जीरो इसके कटे, 3 जीरो इसके कटे, 120 लीटर। ये तो पूरी कैपेसिटी आ गई, पूरी कैपेसिटी 120 लीटर आ गई। तो 50 लीटर ऑलरेडी भरा गया उसमें, तो शेष कितना पानी भरा जाएगा भाई? शेष अगर बात करते हैं तो 120 में से 50 घटा दो तो 70 लीटर और भरा जा सकता है इसमें। कितना? 70 लीटर, क्योंकि ऑलरेडी 50 भरा गया था उसमें। पूरा कितना भरा जा सकता था? 120 लीटर। तो
हम भरेंगे कितना भाई? इसे पूरा भरने के लिए कितना और पानी डालना पड़ेगा? 70 लीटर। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है? ये है क्वेश्चन। कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो बातें समझ में आ गई। मैंने क्या किया इसमें भाई, पूरा आयतन निकाल लिया गया, अलग अलग उसके डायमेंशंस दिए गए थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन निकाल लिया गया, 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमने 1000 से भाग दे दिया तो 120 लीटर हो गया। यानी पूरा होल्डिंग कैपेसिटी 120 लीटर है। ऑलरेडी 50 लीटर पानी इसमें भरा गया, ये इन्होंने बताया था, तो 70 लीटर और पानी भरा जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत ही इजी था बेटा। ऐसे ही एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, डरना नहीं है आपको, ज्यादा टफ नहीं आएगा। मत सोचना कि आप टफ देखकर भाई ये इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं, बहुत ही आसान आते हैं। चलिए, केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना, पेशेंस। एक स्टोर, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की। इन्होंने कहा एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 में तथा एक सेब 6 में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? भाई जोड़ों में उसने खरीदा होगा 5 सेब के पैकेट, पहले उसने 5 पैकेट लिए होंगे, तो एक पैकेट की कीमत कितनी? 5 सेबों के एक पैकेट को 25 रुपए में बेचता है, यानी कहने, और 6 एक सेब ऐसे अगर सिंगल लोगे तो आप 6 रुपए का, मतलब उसने एक कलेक्शन कर दिया। 5 सेब एक साथ अगर लोगे तो आपको 5 रुपए के सेब के साथ यानी 25 रुपए देने पड़ेंगे, पैकेट वो लेते हैं। अगर एक ही सेब लेते हैं तो ऐसे में 6 रुपए पे करना पड़ता है। एक औरत जिसने 27 सेब खरीदे, 27 सेब खरीदे, इसका मतलब कितने पैकेट सेब खरीदे उसमें, ये पहले निकाल लो। तो भाई अगर 27 खरीदे हैं तो उसने, पहले मान लेते हैं अगर ये कितने पैकेट, एक पैकेट नहीं, 27 में इसने 5 पैकेट खरीदे होंगे, कितने पैकेट बनेंगे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो 5 से भाग दे दो 27 को। 5 से 27 को भाग दे दो, जितना उसने खरीदा है टोटल को, 27 को, 5 25। कहने का मतलब इसने 25 सेब निकल गया तो बचा 2 सेब, यानी 2 सेब उसने सिंगल लिए हैं और 5 पैकेट सेब लिए हैं, 5 पैकेट सेब लिए हैं। चलो कुल दाम बता देते हैं। तो एक पैकेट की कीमत कितनी? 25 रुपए। तो 5 की कितनी? 25 गुणे 5 प्लस 2 सेब और लिया तो 6 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। 125 और 12 कुल मिला के 137 रुपए। कितना? 137 रुपए। बात समझ में आ गई भाई? 5 और 25, 5 पैकेट ले लिया तो 25 सेब हो गए, 2 सेब का और उसको 6 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस तरह से कुल जो पे करेगी वो 137 रुपए। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, टिक कर दीजिए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? इन्होंने कहा यस 65। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? भाई काकू को जो बक्सी से है 7 अंक कम मिला है, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं। तो एक सबको जो संबंध स्थापित हो रहा है वो काकू से ही हो रहा है, काकू से ही सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो काकू को हम मान लेते हैं कि उसको कितना मिला था? x मिला था। कितना? काकू को मान लेते हैं, काकू का जो मार्क था वो x था। ठीक है, अब रमन कितना? काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। नहीं 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 नहीं, सभी कंपेयर नहीं किया जा रहे काकू से। तो काकू अपने आप को कंपेयर किया है, बक्सी से 7 अंक कम मिला है उसको। काकू बक्सी से 7 अंक कम मिला तो बक्सी को ही मान लेते हैं। माना बक्सी को मिला है, बक्सी को x रुपए मिला था।
सॉरी x अंक मिले थे। तो काकू को कितने मिले होंगे इसके हिसाब से? तो काकू को मिले अंक हो गए इससे 7 कम x माइनस का 7। बात सुनने आ गई? इससे 7 कम। रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं, तो रमन का जो अंक है वो काकू के अंक से 3 अंक अधिक है। तो x माइनस का 7 प्लस का 3 कुल मिला के x माइनस का 4, ये एक रमन का अंक हो गया। कुल प्राप्तांक की बात कर लो, कुल प्राप्तांक कितना होगा इसका? तो कितना होगा भाई, जोड़ लो अलग अलग जो इसने अंक प्राप्त नहीं दिया गया, पहले उसकी बात कर लो। कितना है? 76 है। कुल प्राप्तांक 76 है, तो जोड़ लेते हैं तीनों के अंकों को। x और प्लस x माइनस 7 ये बक्सी को काकू को मिला और रमन को मिला x माइनस 4। इस तरह से बराबर 76 अंक हो गया टोटल। x 3 बार आ रहा है, 7 और 4 11 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, नहीं 3x बराबर 76 और प्लस इसमें 11 और जुड़ जाएगा, कितना? 87। यानी x बराबर 87 बटे में 3 से भाग देने पर कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 9 27, कुल मिला के 29 आ गया। यानी किसको? x बराबर तो 29 आ गया। क्या निकालना था? चलो देख लेते हैं क्या निकालना। रमन ने कितने अंक पाए? रमन कितने अंक पाया ये जानने के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। रमन का अंक कहाँ है? यहाँ। x माइनस 4 यानी 29 में से 4 और कम कर दो तो कुल मिला के 25 अंक हो जाते हैं जो रमन को मिले हैं। x का मान कितना? 29 में से 4 निकल जाएगा 25, ये रमन का अंक हो गया। कितने अंक मिले रमन को? 25। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाली की बिक्री बर्गरों की संख्या को दिखाता नहीं। 5 दिन में उसने कितने कितने बर्गर बेचे हैं, ये जो ग्राफ है यानी बार ग्राफ आपका शो किया गया है वो दिखा रहा है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने? बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, रविवार को कितने बर्गर बिके? फिर रविवार का नहीं दिया गया है, ये है बुधवार, ये है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार का जो दंड आरेख है वो नहीं खींचा गया है, यही तो हमें क्लियर करना है। चलो पहले अलग अलग जोड़ लेते हैं। इस बुधवार को 40, बृहस्पतिवार को 60, शुक्रवार को सबसे ज्यादा बर्गर बिके 80, शनिवार को 55, शनिवार को 55 बर्गर बिके। कुल कितने बर्गर इन 4 दिनों में बिके ये पहले निकाल लो। तो 5वें दिन में कितना बिका है हम निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल कितना 320 इन्होंने बताया। यहाँ पे कितना बिका था? 320। बात सुनने आ गई? तो 4 दिनों में बिका कितना? 40 और 60, 100, 180 और 55, 235। यानी इतने बर्गर उन 4 दिनों में बिक गए हैं। तो शेष बर्गर रविवार को बिका कितना? 320 माइनस 235। अब आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और 11 में से 3 जाएगा 8 और 2 में से 2 जाएगा 0, कुल मिला के 85। आंसर 85 बर्गर उसमें रविवार के दिन सबसे ज्यादा बिके हैं, उस दिन छुट्टियां रहती हैं। तो इस तरह से आंसर आ गया 85। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।